हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम पेनिटन टेस्टिंग पीटी में अगर आप लेवल 3 का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो उसमें कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखने वाले हैं। तो पीटी का जो एग्ज़ाम है, अगर आप लेवल 2 का एग्ज़ाम देते हैं पीटी में तो वो काफ़ी इजी एग्ज़ाम होता है, राइट। इजी होता है लेवल 2 का एग्ज़ाम। पर अगर आप पीटी लेवल 3 की बात करें, स्पेशली मैं एएसएनटी एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एएसएनटी एनडीटी लेवल 3 में पीटी का एग्ज़ाम देते हैं तो वो सबसे टफ एग्ज़ाम होता है। ओके, तो जनरली 4-5 मेथड में जो भी आप लेवल 3 का प्लान कर रहे हैं एएसएनटी में, एलपीटी, एमपीटी, आरटी, यूटी, वीटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेस्टिंग, राइट, तो सब में यहाँ पे जो पीटी का एग्ज़ाम होता है वो सबसे टफ होता है। ओके, लेवल 2 में इजी होता है पर लेवल 3 में ये सबसे टफ एग्ज़ाम होता है। उसका रीज़न ये है कि पीटी लेवल 3 है, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एक्चुअल में हम यूज़ नहीं करते हैं। उस टाइप का जो सिस्टम है वो एक्चुअल में हम कम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में जनरली हम सॉल्वेंट रिमूवेबल टेक्निक है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट रिमूवेबल मतलब आप पेनिटन जो है वो सॉल्वेंट से रिमूव करते हैं, मतलब क्लीनर से रिमूव करते हैं, बाद में हम डेवलपर वगैरह अप्लाई करके इंडिकेशन देखते हैं। पर यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मोस्ट ऑफली वाटर वॉशेबल टेक्निक है या पोस्ट इमल्सिफाइड टेक्निक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जबकि सॉल्वेंट रिमूवेबल जो टेक्निक है उसमें से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये एक बड़ा रीज़न है कि मोस्ट ऑफ कैंडिडेट जो है वो पीटी लेवल 3 का एग्ज़ाम है उसमें फेल होते हैं। ओके, क्योंकि उनको ये वाटर वॉशेबल पोस्ट इमल्सिफिकेशन प्रोसेस है उन्होंने देखी नहीं होती है। उसमें कौन कौन से पैरामीटर है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, केमिकल कौन कौन से यूज़ होते हैं, ये सब उनको पता नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप एएसएनटी लेवल 3 पीटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको खास ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे पीटी में जो प्रिंसिपल्स है, कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल के बेसिस पे पीटी काम करता है, राइट। जैसे कैपिलरी एक्शन है, इसके अलावा विस्कोसिटी है, कांटेक्ट एंगल है, सरफेस टेंशन है, ये सब प्रॉपर्टी है वो कैसे काम करती है, उसके पीछे का साइंस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसके बहुत ही डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके कारण हमने देखा है कि एएसएनटी लेवल 3 करने वाले बंदे हैं वो जनरली यूटी, एमटी, आरटी ये सब में आराम से पास हो जाते हैं, पर पीटी में ये लोग फेल होते हैं। ओके, और लास्ट में पीटी का एग्ज़ाम मोस्ट ऑफ लोग देते हैं। उसका रीज़न ये है कि उनको कुछ कॉन्फिडेंस आ जाए, उसके बाद वो लास्ट में पीटी का एग्ज़ाम देते हैं। तो यहाँ पे आपने प्रिपरेशन सही से किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पीटी में भी आराम से पास हो जा सकते हैं। पर यहाँ पे आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। पीटी जो है वो काफ़ी टफ मेथड है पास करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे दूसरा एक अनाउंसमेंट है, हम पीटी लेवल 3 के बैच जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके 2-3 दिन बाद, मतलब कि हमारा जो प्लानिंग है वो 13th मई से हमारा प्लानिंग है 2023, राइट। और ये जो बैच रहेगा वो 19th मई तक रहेगा, राइट। मतलब कि पूरा 7 दिन के लिए हम इसका क्लास लेने वाले हैं और ये वर्किंग प्रोफेशनल के लिए है। रोज़ का हम 8 to 10 मतलब कि रोज़ का 2 घंटा हम क्लास लेंगे शाम को। मतलब आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप ये क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप लेवल 3 पीटी में करना चाहते हैं, आपके पास ऑलरेडी यूटी, एमपीटी वगैरह में लेवल 3 है, पीटी मेथड ऐड करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी। ओके, तो ये हमने प्लान किया हुआ है और इसमें आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एनरोल करना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ये नंबर है +91 9904 50424। ठीक है, तो ये जो क्लास है इसमें हम पीटी जो एग्ज़ाम है वो कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, इसका मटेरियल वगैरह भी हम प्रोवाइड करेंगे। इसमें क्वेश्चन भी है, अराउंड 2000 आसपास क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करना है। इसका स्टडी गाइड वगैरह मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंक्लूडिंग माय हैंड रिटन नोट्स। ओके,
तो ये एक अनाउंसमेंट है, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो मुझे आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। ज्वाइन फीचर का यूज़ करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं। मैंने बहुत सारे मेंबर एक्सक्लूसिव वीडियो बनाए हैं जिसमें एनडीटी लेवल 2 के वीडियो आपको मिल जाएंगे, जिसमें एलपीटी, एमपीटी, आरटी, यूटी, वीटी ये सब का पूरा सिलेबस है। लेवल 2 का कोड और स्टैंडर्ड इंटरप्रिटेशन के भी वीडियो मैंने बनाए हैं और प्रैक्टिकल एनडीटी के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो ये सब वीडियो का एक्सेस लेने के लिए आप ज्वाइन फीचर का यूज़ कर सकते हैं और मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पीटी लेवल 3 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो देखेंगे। मेरे पास टोटल अभी 10 क्वेश्चन है, तो इसका आप थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल देखिएगा, राइट। इसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है थोड़ा सा हाई रहेगा। ओके, लेवल 2 का क्वेश्चन वगैरह आपने देखा होगा तो उसकी कंपैरिजन में इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, when utilizing the fluorescent post emulsifiable Paniton method and performing the rinse cycle, which of the following will prevent over rinsing? ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले तो फ्लोरोसेंट जो है वो यूज़ किया है, फ्लोरोसेंट डाई है, पोस्ट इमल्सिफिबल पैनिटन मेथड है, राइट। रिंस साइकिल का मतलब क्या है कि आप जब भी पैनिटन अप्लाई करते हो, राइट, ये आपका जॉब है मान लीजिए। ओके, आपने सबसे पहले पैनिटन अप्लाई किया, उसके बाद इमल्सिफायर वगैरह अप्लाई किया, राइट। ये इमल्सिफायर अप्लाई किया, उसके बाद ये जो ऊपर का लेयर है, ओके, ये आपका पैनिटन अंदर की साइड ऐसे जाएगा और आपने उसके बाद इमल्सिफायर अप्लाई वगैरह कर दिया, तो उसके बाद लास्ट में आपको ये ऊपर का जो पैनिटन प्लस इमल्सिफायर का लेयर है वो रिमूव करना है, राइट। तो इसको रिंस साइकिल बोलते हैं। रिंस मतलब कि ये आपको रिमूव करना है, तो इसके लिए हम वाटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये जो टेक्निक है वो फ्लोरोसेंट पोस्ट इमल्सिफिबल टेक्निक, इसमें ओवर रिंजिंग ना हो, मतलब कि अंदर जो पैनिटन गया है, डिफेक्ट के अंदर जो पैनिटन गया है वो भी रिमूव ना हो, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, राइट, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन ऐसे है, रिंस बिफोर द पैनिटन इज कम्प्लीटली इमल्सिफाइड। ओके, तो ये गलत है क्योंकि पैनिटन जो है वो आपको इमल्सिफाइड होने देना है, उसके बाद आपको सरफेस पैनिटन रिमूव करना है। तो बिफोर लिखा है मतलब ये ऑप्शन गलत है। रिंस आफ्टर द पैनिटन इज कम्प्लीटली इमल्सिफाइड। ओके, यहाँ पे कम्प्लीटली लिखा है तो ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है, क्योंकि पैनिटन कम्प्लीटली आप इमल्सिफाइड होने देंगे तो अंदर का पैनिटन है वो भी आपके ने इमल्सिफाइड होने दिया, ये वाला अंदर का पैनिटन, राइट। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, अंदर का पैनिटन इमल्सिफाइड नहीं होना चाहिए, उससे पहले आपको ये रिंस साइकिल कंप्लीट करना है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। डिसकंटिन्यू द रिंस एज सुन एज द सरफेस पैनिटन इज रिमूव फ्रॉम द पार्ट। ओके, तो ये हमारा सही है। ओके, तो सरफेस पैनिटन जो है वो आपका रिमूव हो जाए, उसके बाद आपको तुरंत ही आपको ये रिंस साइकिल है वो स्टॉप कर देना है। डिसकंटिन्यू कर देना मतलब स्टॉप कर देना। तो सरफेस का पैनिटन है ऊपर का, यही हमको रिमूव करना है। अंदर का पैनिटन ये अंदर गया है वो रिमूव नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये हमारा सही है। तो चौथा ऑप्शन है, रिंस ओनली विद द वाटर हॉटर देन 43 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी एप्लीकेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन आता है, ओके, चाहे वो एनडीटी कोई भी मेथड का आप एग्जाम दे, पीटी, एमपीटी, आरटी, वीटी कोई भी, या बेसिक का एग्जाम दे, तो हमेशा याद रखना है चारों के चारों ऑप्शन आपको पढ़ने हैं। ओके, इसमें से सबसे सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। जनरली आपको कोई क्वेश्चन मिला और आपने सी वाला आंसर हमारे केस में मान लीजिए सही हो गया, तो हमने ये सही करके हम आगे बढ़ गए, ये वाला हमने देखा ही नहीं। ओके, तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि डी वाला ऑप्शन है वो सबसे सही हो। ओके, तो इस केस में हमारा डी सही हो जाएगा, राइट। तो हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो पढ़ के आंसर भी सभी पढ़ना है। ओके, भले आपको सही आंसर पहले ही मिल गया है, फिर भी आपको आंसर सभी पढ़ लेना है। ओके, तो इस केस में हमारा सी वाला ऑप्शन सही है। दूसरा देखते हैं,
the test object and standard Pantone material should be within particular temperature range. Okay, one of the reason an excessively cold Pantone is undesirable is that as the temperature becomes lower. Okay, तो मान लीजिए कि Pantone कोल्ड है, मतलब कि ये Pantone का टेम्परेचर है वो लो है, तो वो केस में क्या होगा, तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है। ओके, जैसे विस्कोसिटी है और वॉलेटाइल मटेरियल ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो इसमें चेंज होगा। ओके, वो आपको देखना है और उसके हिसाब से आंसर देना है। तो जब भी यहाँ पे Pantone जो है वो आप लोअर Pantone का टेम्परेचर लो होगा, मतलब कोल्ड Pantone यूज करेंगे आप, ठीक है, तो वो टाइम पे क्या होता है, विस्कोसिटी है वो इंक्रीज होता है। ओके, ये Pantone जो है उसका विस्कोसिटी इंक्रीज होगा। जब टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा तो विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज होगा, ये हमेशा याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन है, देख लीजिए, विस्कोसिटी इंक्रीज ऐसा लिखा है। ए वाला में विस्कोसिटी डिक्रीज है, तो ये गलत है। बी वाला सही है। फ्यूअर वॉलेटाइल मटेरियल विल बी लॉस्ट, ओके, ये भी गलत है। तो डाई डिग्रेड, ओके, ये भी गलत है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो डाई जो है वो डिग्रेड होना स्टार्ट होता है। ओके, हमारे केस में Pantone का टेम्परेचर जो है वो लोअर है, मतलब डिक्रीज हुआ है, राइट। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, विस्कोसिटी इंक्रीज होगा जब आपका Pantone का टेम्परेचर डाउन होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन है, ability of an indication to be seen can be assigned a value, okay, called the contrast ratio. This ratio is based on the amount of, ओके, कॉन्ट्रास्ट रेशियो, ये टर्म आपको पता होना चाहिए। तो कोई भी इंडिकेशन आप देखते हैं तो कितना कॉन्ट्रास्टिंग है, ओके, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये रेशियो जो है वो कौन से अमाउंट के ऊपर बेसिस है। ओके, तो पहले मैं आपको ये बता दूं कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है, ठीक है, ये स्क्रीन आप देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड जो है वो वाइट कलर का है। ओके, और यहाँ पे मैं जो कलर यूज कर रहा हूँ, देखिए ये जो कलर है ये कौन सा है, ये ऑरेंज कलर का है। तो इसके लिए आपको आराम से ये दिख रहा है क्योंकि ये जो बाहर का जो बैकग्राउंड है वो कौन सा है, वाइट है। ओके, अगर इसकी जगह मैं यहाँ पे वाइट कलर का ही पेन यूज करूँ, ठीक है, या फिर ग्रे कलर का थोड़ा सा वाइट है ऐसा पेन यूज करता हूँ, देखिए ये वाला, तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में पेन है, ठीक है, ये वाला आप देखिए, राइट। तो इसमें कॉन्ट्रास्ट सही नहीं है, मतलब कि पीछे वाला बैकग्राउंड भी वाइट है और ये भी ऑलमोस्ट वाइट है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसमें कम है, जबकि राइट साइड वाले में हमने देखा, राइट साइड वाला ये वाला आप देखिए, तो इसमें कॉन्ट्रास्ट रेशियो सबसे बढ़िया है। ओके, क्यों, क्योंकि ये पीछे वाला बैकग्राउंड वाइट है और ये वाला जो हमारा कलर है उसका ऑरेंज कलर है, तो ये दोनों का कॉन्ट्रास्ट आपको अच्छा मिलता है। तो ब्लैक कलर लेंगे तो भी आपको आराम से ये कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, देखिए, राइट। तो ये सेम चीज जो है वो इंडिकेशन के केस में भी होती है। ओके, तो ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए, व्हाइट लाइट प्रेजेंट एज अपोज टू द अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब बाय द डाई। ओके, तो यहाँ पे डाई जो है, डाई मतलब आपका Pantone वगैरह में जो डाई होती है, जो कलर होता है, उसकी बात बोल रहे हैं। तो ये जो डाई है ये अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब लिखा हुआ है। ओके, तो एब्सॉर्प्शन कितना होता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ओके, वहाँ से रिफ्लेक्शन कितना होता है, ओके, वहाँ से रिफ्लेक्ट कितना होता है वो हमको लेना देना है। ओके, तो व्हाइट लाइट प्रेजेंट कितना है, ओके, अपोज टू द अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब, तो आजू बाजू लाइट कितना है और एब्सॉर्ब कितना किया है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, मतलब कि ये कॉन्ट्रास्ट रेशियो नहीं दिखाता, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द बैकग्राउंड एज अपोज टू द अमाउंट ऑफ लाइट एब्सॉर्ब बाय द डाई। ओके, तो यहाँ पे भी एब्सॉर्ब करके वर्ड लिखा हुआ है। ओके, तो ये भी कुछ हमारा लेना देना नहीं है, क्योंकि लाइट जो है वो एब्सॉर्ब होता है, वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंख में वापस नहीं जाएगा। ओके, यहाँ पे हमने देखा ये आपको कॉन्ट्रास्ट क्यों अच्छा दिखाता है ऑरेंज कलर, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों में जा रहा है ये कलर। ओके, ये वेव्स जो है आपकी आंखों में जा रहा है, तो आपको इसका
वेवलेंथ इस तरह से होता है कि आपको ये रिजल्ट कॉन्ट्रास्ट रेशियो अच्छा है, इसके लिए रिजल्ट अच्छा दिखेगा। तो एब्सॉर्ब हो जाएगा वो आपको नहीं दिखेगा, तो ये भी गलत है। लाइट एब्सॉर्ब बाय द बैकग्राउंड एज अपोज टू द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द डाई, तो ये भी गलत है। ठीक है, बैकग्राउंड जो है ये भी एब्सॉर्ब लाइट होगा तो हमको कुछ नहीं दिखेगा, ये भी गलत है। लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द बैकग्राउंड एज अपोज टू द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द डाई, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ओके, दोनों में रिफ्लेक्टेड लिखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे फिर से एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पे ये जो आजू बाजू वाला वाइट बैकग्राउंड है उसमें से जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, ओके, वो आपकी आंखों में जा रहा है। वैसे ही ये वाला जो है उसमें से भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो भी आपकी आंखों में जा रहा है। तो इन दोनों का रेशियो जो है उसको कॉन्ट्रास्ट रेशियो बोलते हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रास्ट रेशियो इसमें अच्छा है, किसके कंपैरिजन में, ये वाला जो है उसकी कंपैरिजन में, राइट। तो इसके कारण हमको दिख रहा है, तो जो भी रिफ्लेक्ट होके लाइट आएगा आपकी आंख में जाएगा वो आपको अच्छा दिखेगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, डी वाला। अभी फोर्थ नंबर, फोर्सेस जनरेटेड बाय कैपिलरी अट्रैक्शन कॉज लिक्विड टू राइज स्पॉन्टेनियसली। ठीक है, लिक्विड जो है वो राइज हो रहा है इन अ कैपिलरी ट्यूब, दिस फोर्सेस आर आल्सो इन्वॉल्व इन द। ओके, तो कैपिलरी ट्यूब वगैरह में आपने देखा हो तो कैपिलरी अट्रैक्शन वगैरह होता है। ओके, तो इसमें लिक्विड जो है वो राइज होता है, राइट। तो यही फोर्सेस है वो दूसरे कौन से इसमें आपको मिलेंगे, तो देखिए क्या लिखा है, एंट्री ऑफ अ लिक्विड इनटू क्रैक। ओके, तो यही हमारा पहला ही आंसर सही है। ओके, तो कैपिलरी एक्शन जो आप कैपिलरी ट्यूब वगैरह में देखते हैं, राइट, वैसा ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। क्रैक वगैरह है उसमें भी सेम एंट्री होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड ये हमारा गलत है। फ्लैश पॉइंट ऑफ लिक्विड ये भी गलत है। केमिकल इनर्टनेस ऑफ लिक्विड ये भी गलत है, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई ट्यूब है ऐसे, राइट, तो ये ट्यूब में यहाँ पे आपने ये ट्यूब को लिक्विड भरा हुआ है, राइट, पूरा टैंक में लिक्विड है और ये आपका ट्यूब है। तो लिक्विड जो है यहाँ पे राइज होगा। ओके, यहाँ तक आपको लिक्विड देखने को मिलेगा। ओके, ये पूरा यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। ओके, कैपिलरी राइज हुआ, एक्चुअली यहाँ तक होना चाहिए लिक्विड, पर इस केस में यहाँ तक लिक्विड मिल रहा है, इसको कैपिलरी राइज बोलते हैं। तो सेम चीज जो है क्रैक के केस में भी देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि ऐसा सेम क्रैक है, ये आपका पार्ट है, ओके, और नीचे से आपने यहाँ पे पेनिटन ऐसे अप्लाई किया है। ओके, तो ये जो पेनिटन जो है ये यहाँ पे अंदर की साइड ऐसे जाएगा। ओके, तो अबोव आपका पार्ट जो है वो अबोव हेड है, मतलब आपका सर के ऊपर आपका पार्ट है। जैसे बॉयलर वगैरह में आप अंदर जाके टेस्टिंग करते हो, और अबोव हेड पार्ट है। ओके, वेल्डिंग जो है वो आपका ऊपर की साइड है, राइट। तो उस केस में भी आप पीटी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पेनिटन है वो ये ऊपर की साइड जाएगा, इसको कैपिलरी राइज बोलते हैं, राइट। तो इस तरह से ये पीटी जो है वो वर्क करता है। तो ऊपर की साइड जॉइंट है या नीचे की साइड जॉइंट है, तो किसी में भी आप ये पीटी कर सकते हैं, राइट। तो एंट्री ऑफ लिक्विड इनटू क्रैक ये आपका सही आंसर है। ओके, यहाँ पे एग्जाम में ना डिसकंटिन्यूटी के रिलेटेड भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीटी का आप एग्जाम देते हैं ना, तो डिफेक्ट के रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उसका भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कवर किया है। नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग जैग लाइन अपीयरिंग इन हार्ड फायर्ड अनग्लेज सिरामिक प्रोडक्ट, सिरामिक है, वुड बी एन इंडिकेशन ऑफ, राइट। तो सिरामिक प्रोडक्ट जो है उसमें कौन कौन से डिफेक्ट मिलते हैं वो आपको पता होने चाहिए, राइट। तो हार्ड फायर्ड अनग्लेज मतलब ग्लेज वगैरह नहीं किया है वैसा सिरामिक प्रोडक्ट है, और लाइन आपको जैग लाइन मिल रही है। ओके, इंटरकनेक्टिंग जैग लाइन है ये, राइट। तो इस तरह से आपको ये कनेक्टिंग लाइन ऐसे मिलती है। इस टाइप का क्रैक आपको देखने को मिलता है, राइट, सिरामिक में ये मिलता है। तो इसको थर्मल शॉक या थर्मल शॉक क्रैक ऐसा इसको बोलते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें। श्रिंकेज क्रैक वगैरह है वो आपका कास्टिंग में आता है, तो ये गलत है। फटिक क्रैक है इन सर्विस में आता है, राइट, तो ये इन सर्विस वाला जॉब नहीं है, तो ये भी गलत है। ग्राइंडिंग क्रैक वगैरह है वो आपका कास्टिंग या वेल्डिंग में देखने को मिलता है।
तो थर्मल शॉक है ये हमारा सही आंसर है। ये आपको थर्मल शॉक क्रैक या थर्मल क्रैक ऐसा डिस्कन्टिन्यूटी जो है वो आपको सिरामिक प्रोडक्ट में देखने को मिलता है, राइट। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन है, ocular fluorescence should be considered when arranging ultraviolet lights for testing because direct or reflected ultraviolet light shining into inspector's eyes। ओके, तो यहाँ पे पीटी का जो एग्ज़ाम है ना उसमें सेफ्टी के भी 4-5 क्वेश्चन होते हैं। जनरली आप पीटी करते हैं तो फ्लोरोसेंट लाइट वगैरह यूज़ करते हैं, यूवी लाइट यूज़ करते हैं, राइट। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कोई भी इंस्पेक्टर वगैरह है, ठीक है, वो यूवी लाइट वगैरह का यूज़ कर रहा है तो उससे क्या परेशानी हो सकता है ऑक्यूलर फ्लोरोसेंस के कारण। ऑक्यूलर मतलब आई रिलेटेड फ्लोरोसेंस। ओके, यूवी लाइट का यूज़ करे तो डायरेक्ट या रिफ्लेक्टेड लाइट जो है उसकी आंखों में गया मान लीजिए, ओके, तो वो टाइम पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो जनरली हम ये मानते हैं कि जब भी फ्लोरोसेंट यूवी लाइट जो है वो हमारी आंखों में जाएगा तो डैमेज होगा, राइट। पर ये गलत है। एक्चुअली हमारी आंख में कोई डैमेज कुछ नहीं होता है, राइट। यूवी लाइट जो है वो आपकी आंखों में जाए तो कुछ भी डैमेज नहीं होगा। पर यहाँ पे टेम्पररी आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है, क्लाउडीनेस वगैरह थोड़ा सा दिख सकता है, ठीक है। तो देखिए, कुड कॉज टिश्यू डैमेज लिखा है तो ये गलत है। ओके, ये टिश्यू डैमेज वगैरह कुछ नहीं होगा। इज हार्मलेस एंड नो कंसिक्वेंस, तो ये भी गलत है। एक्चुअली हार्मलेस एकदम नहीं है, आपको इससे प्रॉब्लम तो होगा ही, ठीक है, आगे प्रॉब्लम भी होगा, तो ये भी गलत है। इवन थ्रू टेम्पररी कैन बी बिकम एक्सट्रीमली अनोइंग एंड मे इम्पेयर इंस्पेक्टर इफेक्टिवनेस, राइट। तो ये आपका आंसर सही है। तो ये टेम्पररी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, ठीक है, परमानेंट कोई डैमेज नहीं होगा और एक्सट्रीमली अनोइंग होता है ये, ठीक है। आपको इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं तो इसके कारण इफेक्टिवनेस भी आपका कम होता है, राइट। तो ब्लैक लाइट यूवी लाइट जो है आपकी आंखों में डायरेक्टली जाता है या रिफ्लेक्टेड यूवी लाइट आपकी आंखों में जाएगा तो थोड़ी देर के लिए टेम्पररी आपका इफेक्टिवनेस कम होगा, थोड़ा अनोइंग होगा ये, मतलब आपको मज़ा नहीं आएगा, आपकी आंखों में जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही बैठता है, डी वाला है। इवन थ्रू अनोइंग इट विल नॉट इम्पेयर इंस्पेक्टर्स इफेक्टिवनेस, राइट। तो ये भी गलत है। एक्चुअली अनोइंग तो है पर इंस्पेक्टर का इफेक्टिवनेस को कोई इफेक्ट नहीं करेगा ये बोल रहे हैं, तो ये हमारा एक्चुअली गलत है। तो सी वाला ऑप्शन सही बैठेगा। 7th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक हैज बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव फॉर एडिंग पेनिट्रेशन इन सर्टेन इंस्टेंसेस इन कमर्शियल एप्लीकेशन। ओके, तो आपका पार्ट में आपको पेनिट्रेशन जो है वो ज़्यादा मतलब कि फास्ट करना है, इफेक्टिवली एडिंग मतलब कि ज़्यादा फास्ट पेनिट्रेशन आपको करना है, ठीक है। आपको पता है कि ड्वेल टाइम वगैरह आप देते हो पेनिट्रेशन हो जाए इसके लिए, पेनिटन लगाने के बाद। ओके, तो आपको ये इफेक्टिवली या फास्ट परफॉर्म करना है ये पूरा प्रोसेस, तो उसके लिए क्या यहाँ पे सॉल्यूशन है। तो इसके लिए पार्ट को आपको वार्म करना पड़ता है, ठीक है। वार्म करना मतलब कि थोड़ा सा उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करते हैं। ओके, कई बार इसको हीटिंग द पार्ट ऐसा भी ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे वार्मिंग द पार्ट है, ये सही ऑप्शन है, राइट। वाइब्रेशन वगैरह करोगे तो उससे पेनिट्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैक्यूम प्रेशर से भी फर्क नहीं पड़ेगा। अल्ट्रासोनिक पंपिंग ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो पार्ट को थोड़ा सा वार्म करोगे तो वो टाइम पे ड्वेल टाइम आप कम देते हो तो चलेगा, मतलब कि आपका पेनिट्रेशन जो है वो फास्ट होगा, राइट। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। 8 नंबर, वन ऑफ द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गुड पेनिटन इज वेटिंग एबिलिटी। ओके, तो यहाँ पे वेटिंग एबिलिटी जो है ये गुड पेनिटन का एक प्रॉपर्टी है। अच्छा पेनिटन है तो वेटिंग एबिलिटी उसका अच्छा होना चाहिए। तो वेटिंग एबिलिटी किसको बोलेंगे। ओके, वेटिंग एबिलिटी क्या है एक्चुअली ये पूछ रहे हैं। सो अ फंक्शन ऑफ विस्कोसिटी एंड इंक्रीज एज द सरफेस टेंशन डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पे एक चीज खास ध्यान में रखना है, आपका वेटिंग एबिलिटी और सरफेस टेंशन जो है ना वो एकदम अलग चीज है, उसका कुछ लेना देना नहीं है, राइट। ये दोनों एकदम अलग चीज है और विस्कोसिटी भी अलग फंक्शन है,
राइट। तो इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मेजर्ड बाय कॉन्टैक्ट एंगल, ओके, ये सही है एक्चुअली, मेजर्ड बाय कॉन्टैक्ट एंगल एंड डिक्रीज एज सरफेस टेंशन इंक्रीज। तो अगेन सरफेस टेंशन वर्ड आया, ओके, तो ये गलत है क्योंकि सरफेस टेंशन और वेटिंग एबिलिटी का कुछ लेना देना नहीं है। मेजर्ड बाय सरफेस टेंशन, ओके, ये गलत हो गया यहाँ से ही, राइट। और एंड इंक्रीजेज एज कॉन्टैक्ट एंगल डिक्रीजेज, ओके, कॉन्टैक्ट एंगल से लेना देना है एक्चुअली, ठीक है, पर यहाँ पे सरफेस टेंशन वर्ड आ गया तो ये सी वाला भी गलत हो गया। फोर्थ है मेजर्ड बाय कॉन्टैक्ट एंगल एंड इज नॉट रिलेटेड टू सरफेस टेंशन, राइट, तो ये हमारा सही बैठ गया, ओके, ये कॉन्टैक्ट एंगल के साथ मेजरमेंट इसका होता है। तो कॉन्टैक्ट एंगल जितना कम है, ठीक है, कॉन्टैक्ट एंगल जितना कम है वो वेटिंग एबिलिटी के लिए अच्छा है, राइट। और ये सरफेस टेंशन से इसका कुछ लेना देना नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही है। वेटिंग एबिलिटी इंक्रीज होगा जब कॉन्टैक्ट एंगल डिक्रीज होगा, ओके। 9 नंबर का क्वेश्चन है। सो ओके, रैग लाइन लिखा है पर जैग लाइन होना चाहिए एक्चुअली, ऑफ वेरिएबल विड्थ एंड न्यूमेरियस ब्रांचेज ऑन कास्टिंग कॉज बाय अ डिफरेंस इन कूलिंग रेट्स between thick and thinner section, okay, would most likely be an indication of, okay। तो कास्टिंग वगैरह आप करते हैं तो उसमें थिक एंड थिन सेक्शन है, उसके बीच में जो भी इंडिकेशन आता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। और ये जैग लाइन होता है और कई सारे इसके ब्रांचेस वगैरह देखने को मिलते हैं, कास्टिंग में ये इंडिकेशन मिलता है, राइट। जैसे यहाँ पे डंबेल वगैरह आपने देखा होगा इस टाइप का, राइट, तो यहाँ पे इंडिकेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है इधर, ओके। तो थिन सेक्शन और थिक सेक्शन, ये आपका थिन सेक्शन है और ये थिक सेक्शन है, तो उन दोनों के बीच में आपको इंडिकेशन देखने को मिलता है। तो ये जो क्रैक है ये काफ़ी ब्रांचेज ऐसा इसका होता है, तो इस टाइप का इंडिकेशन जो है उसको हॉट टीयर्स बोलते हैं, राइट। कास्टिंग का मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कौन कौन से कास्टिंग के डिफेक्ट मिलते हैं वो आपको देखने को मिलेगा, तो वो आप देख लीजिएगा। ये इंडिकेशन को हॉट टीयर्स बोलते हैं, ओके। तो सी वाला ऑप्शन सही है, श्रिंकेज नहीं आएगा और कोल्ड शट नहीं आएगा, क्रैक वगैरह भी नहीं आएगा। एक्चुअली हॉट टीयर्स है वो एक टाइप का क्रैक है पर इसका स्पेसिफिक नाम है, ओके। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी एक्चुअली सही बैठता है पर सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा सी है, राइट। तो सी वाला ऑप्शन ही यहाँ पे सही रहेगा, ओके। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इंस्पेक्टिंग अ हार्ड फायर सिरामिक दैट इज वेरी पोरस द बेस्ट इंस्पेक्शन मेथड वुड बी द, ओके। तो यहाँ पे सिरामिक का क्वेश्चन है, अगेन हार्ड फायर सिरामिक है और पोरस मटेरियल है। तो जनरली हम लेवल 1 लेवल 2 करते हैं उसमें ये बताते हैं कि पोरस मटेरियल है उसका पीटी नहीं हो पाता है, राइट। पर लेवल 3 के केस में ये सही नहीं है, ओके। एएसएनटी लेवल 3 आप करते हैं तो उसमें पोरस मटेरियल है उसका भी आप पीटी कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए एक स्पेशली टेक्निक आती है जिसको आप मेथड वगैरह भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसको फिल्टर पार्टिकल मेथड बोलते हैं, ओके। इसमें पार्टिकल जो है वो पेनिटन के अंदर रहते हैं और ये जहाँ पे भी पोरस मटेरियल है इसका पीटी करने के लिए ये मेथड यूज होता है, राइट। तो पोरस मटेरियल का भी पीटी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। पर लेवल 1 लेवल 2 का क्वेश्चन है तो उसमें आप ये लिख सकते हैं कि पोरस मटेरियल का पीटी नहीं हो पाएगा, पर लेवल 3 के केस में आपको ध्यान में रखना है ये फिल्टर पार्टिकल मेथड जो है वो यूज किया जाता है, राइट। तो ट्रेनिंग वगैरह है तो उसमें हम ये मेथड भी डिटेल में देखेंगे। इलेक्ट्रीफाइड पार्टिकल मेथड ये कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मेथड नहीं है। ब्रिटल अनेमल मेथड ये भी ऐसा कोई मेथड नहीं है। इमल्सिफिबल कलर कॉन्ट्रास्ट मेथड, तो ये मेथड जो है इसमें यूज नहीं हो पाएगा, ओके। तो पोरस मटेरियल का पीटी करने के लिए ये फिल्टर पार्टिकल मेथड यूज किया जाता है। तो आपने डिफिकल्टी लेवल वगैरह देखा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पीटी लेवल 3 के एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और पीटी का बैच जो है उसमें आप पार्टिसिपेट एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी 2 या 3 दिन की इसमें टाइम है,
तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैंने नंबर आपको ऑलरेडी दिया है। ओके, तो इसमें कोई डाउट है ये क्वेश्चन वगैरह में तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक यू।